हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्न। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो बच्चों, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है हम लोग फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स में कवर किए थे अबाउट कार्बन, हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ कार्बन, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन और जो है कार्बन से रिलेटेड कुछ उसका बेसिक्स चीज जैसे कि वैलेंसी था। तो ये हम लोग का वीडियो लेक्चर सेकेंड होने वाला है, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्लासीफाई करेंगे। ये जो है हम लोग का सेकेंड वीडियो लेक्चर होगा और इसमें जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है हम लोग दो तरीके का क्लासिफिकेशन देखेंगे। एक देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि अभी पढ़ने वाले हैं, और इसके जस्ट बाद देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो हम लोग देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो देखो, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको हम लोग दो भाग में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है एक ओपन चेन या फिर इसी को ये साइक्लिक भी बोला जाता है, ये साइक्लिक ओपन चेन या फिर ये साइक्लिक या फिर इसी को एलिफेटिक भी बोला जाता है। ठीक है, और सेकेंड में हम लोग देखते हैं क्लोज्ड चेन या फिर रिंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो हम लोग दो भाग में क्लासीफाई किए, एक ओपन चेन या फिर ये साइक्लिक या फिर एलिफेटिक, और सेकेंड के क्लोज चेन या फिर रिंग कंपाउंड्स। ठीक, अब देखो जैसे हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं ओपन चेन, ए साइक्लिक और एलिफेटिक, इसको हम लोग दो भाग में क्लासीफाई करते हैं। एक करते हैं सेचुरेटेड, एक सेचुरेटेड और दूसरा जो है अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। देखो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड क्या है? सेचुरेटेड मतलब हो गया जिसमें कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और अनसेचुरेटेड मतलब इट कंटेन्स द डबल बॉन्ड। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग ले लेंगे एल्कीन और एल्काइन। तो सबसे पहले हम लोग सेचुरेटेड देख रहे हैं, तो सेचुरेटेड में जो हो जाएगा ये हम लोग का एल्केन, सेचुरेटेड में जो हो गया ये एल्केन, और इसका जो है एल्केन का जो है जेंडर फॉर्मूला होता है CnH2n और +2। एल्केन का जेंडर फॉर्मूला CnH2n और +2। ठीक है, N जो है यहाँ पे बता रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, N इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, और इसमें हम लोग लिखते हैं इट कंटेन्स ओनली सिग्मा बॉन्ड, इट कंटेन्स ओनली सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो एल्केन में जो होगा सिर्फ कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, और देखो एल्केन्स को जो है हम लोग it is also called as पैराफिन्स। एल्कीन्स को जो हम लोग पैराफिन्स भी बोलते हैं। एल्कीन्स को पैराफिन्स इसलिए बोलते हैं, जैसे जब इसका देखो हम केमिकल रिएक्शंस देखेंगे तो केमिकल रिएक्शंस में देखेंगे ये जो है बहुत कम रिएक्टिविटी शो करता है। ठीक है, तो इसका रिएक्टिविटी जो है बहुत लो होता है। ठीक है, पैराफिन्स का मतलब हो गया वेरी लो रिएक्टिविटी, एफिनिटी टू शो रिएक्शन इज वेरी लो, बहुत कम रिएक्टिविटी शो करता है, इसलिए एल्केन्स को जो हम लोग पैराफिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का सेचुरेटेड के बारे में। अब देखो अनसेचुरेटेड में जो भी जो है
हम लोग दो तरीका का कंपाउंड देखेंगे। अनसेचुरेटेड में जो है दो तरीका का देखेंगे, एक देखेंगे एल्केन और एक देखेंगे एल्कीन और एल्काइन। अनसेचुरेटेड में एल्कीन एंड एल्काइन। तो देखो एल्कीन जो है हम लोग का ये एल्कीन का जनरल फॉर्मूला जो हो जाता है ये CnH2n और एल्काइन का CnH2n और -2। अब देखो ये दोनों क्या है, अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड है मतलब दोनों में जो है पाई बॉन्ड रहेगा, यानी कि डबल बॉन्ड रहेगा। तो इट कंटेन्स डबल बॉन्ड, ठीक है। एल्कीन में जो है डबल बॉन्ड कंटेंस रहेगा और एल्कीन को जो है हम लोग जैसे देखो बच्चों सेचुरेटेड को एल्केन बोल रहे हैं और एल्केन्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पैराफिन्स भी बोल रहे हैं। और पैराफिन्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो है इट्स सो लिटिल एफिनिटी टुवर्ड्स द रिएक्शंस, रिएक्शन के प्रति जो ये बहुत कम रिएक्टिविटी शो करता है। और एल्कीन इट कंटेन्स डबल बॉन्ड। और देखो इसको जो है इसको हम लोग ऑल्फिन्स भी बोलते हैं। एल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज ऑल्फिन्स। ऑल्फिन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि मोस्टली ये फैटी एसिड्स ऑयल सब में पाया जाता है, इसलिए इसको एल्कीन्स बोलते हैं। और देखो एल्काइन में जो है ये हो गया हम लोग का एल्काइन, तो इसमें डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो हम लोग लिखेंगे इट कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड, इट कंटेन्स द ट्रिपल बॉन्ड। जो एल्काइन होगा उसमें कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा और सेचुरेटेड एल्केन में जो है सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक। तो ये हम लोग का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन ऑफ एन चेन, एसाइक्लिक या फिर एलिफेटिक, क्लोज चेन को अभी जस्ट डिस्कस करेंगे। अब देखो ये जो एल्कीन है इस एल्कीन को भी हम लोग तीन भाग में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। एक कॉन्जुगेटेड एल्कीन, एक क्यूमुलेटेड एल्कीन और एक आइसोलेटेड एल्कीन। ये जो हम लोग का एल्कीन है, एल्कीन आर आल्सो क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। एल्कीन को एल्कीन्स को 3 भाग में क्लासिफाई करते हैं। एक कॉन्जुगेटेड, एक क्यूमुलेटेड और एक आइसोलेटेड। एल्कीन को कितना भाग क्लासिफाई किए, 3 भाग में। पहला हो गया कॉन्जुगेटेड, क्यूमुलेटेड और आइसोलेटेड। तो देखो कॉन्जुगेटेड बोलते हैं जिसमें डबल बॉन्ड जो है एक अल्टरनेट मैनर में है, ठीक है। डबल बॉन्ड आर इन अल्टरनेट मैनर। अगर डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेटेड। और क्यूमुलेटेड में जो है इसमें डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है। सॉरी, इसमें कॉन्जुगेटेड में क्या हो गया, डबल बॉन्ड जो हो गया अल्टरनेट मैनर में। और क्यूमुलेटेड में जो है सही लिखे हैं, क्यूमुलेटेड में जो है डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस रहता है और आइसोलेटेड में कोई इसका फिक्स मैनर नहीं रहता है, ठीक है। आइसोलेटेड में कहीं पे भी डबल बॉन्ड हो सकता है, उसका कोई फिक्स मैनर नहीं। कंजुगेटेड में डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन, क्यूमुलेटेड में कंटिन्यूअसली डबल बॉन्ड और आइसोलेटेड में नो एनी फिक्स पैटर्न ही ऑब्जर्व, ठीक है। डबल बॉन्ड का जो है कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं रहता है, ठीक है। ये हम लोग का हो गया एल्कीन। तो अब देखो अब हम लोग देखते हैं क्लोज चेन या फिर रिंग कंपाउंड। क्लोज चेन या फिर रिंग कंपाउंड। तो देखो बच्चों
यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्लोज चेन का क्लासिफिकेशन। तो क्लोज चेन को जो हम लोग मेनली दो भाग में क्लासीफाई करते हैं। क्लोज चेन को जो है दो भाग में क्लासीफाई करते हैं। एक करते हैं होमोसाइक्लिक, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक एंड क्लोज चेन आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला हो गया होमोसाइक्लिक और एक हो गया हेट्रोसाइक्लिक। तो देखो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हम लोग उसको बोलेंगे द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक। और हेट्रोसाइक्लिक हम लोग बोलते हैं द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एज वेल एज अदर एटम्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर। यानी कि कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन तो रहेगा ही, इसके अलावा भी कुछ ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन रहेगा और वो भी रिंग के अंदर। तब उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो जैसे हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल, जैसे हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है, 5 नंबर रिंग और उसको उसके बीच में जो है ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूरेन। ठीक है, ये कॉमन नेम है, याद रखना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूरेन। तो अब देखो रिंग के अंदर में जो कार्बन तो है ही, हाइड्रोजन भी है, लेकिन एक हेट्रो एटम क्या रहा, ऑक्सीजन आ रहा, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जो एटम्स है वो रिंग के अंदर रहना चाहिए, अगर रिंग के बाहर हो जाएगा तो फिर वो नहीं होगा। जैसे मान लो एनिलीन है, एनिलीन, इसको जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है कार्बन है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन कोई हेट्रो एटम नहीं है। जो भी हेट्रो एटम है, नाइट्रोजन है, वो रिंग के बाहर है। रिंग के बाहर हम लोग को नहीं देखना, रिंग के अंदर देखना। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया फ्यूरेन। इसी तरह से और एग्जांपल है, जैसे मान लो ये ऑक्सीजन की जगह अगर हम सल्फर ले आए तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूरेन थायोफीन। ठीक है, इसी तरह से जैसे मान लो अगर 6 नंबर रिंग ले लिए और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, इसको हम लोग बोलते हैं पिरिडीन। ये हो गया पिरिडीन। तो देखो सब के अंदर, रिंग के अंदर क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक कोई दूसरा एटम है जो क्या है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे मान लो इसी तरह से ठीक है, अगर यहाँ सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो इसको हम लोग बोलते हैं THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो ये सारा का सारा कौन सा कंपाउंड हो गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, बच्चा बहुत सारा इसमें कॉन्सेप्ट मिस करता है, सर रिंग के बाहर है। रिंग के बाहर नहीं कंसीडर करना है, रिंग के अंदर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस टाइप का अगर कोई एटम आ रहा है तो उसको हम लोग कौन सा कंपाउंड बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, उसी तरह से देखो अब होमोसाइक्लिक को जो है हम लोग दो भाग में क्लासीफाई करते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, होमोसाइक्लिक होगा। जैसे साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, ये भी कुछ भी हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखो होमोसाइक्लिक को, जैसे इसका एग्जांपल भी कुछ लिख लो, ये किससे बना है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से। ऐसा कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब फर्दर जो है हम लोग होमोसाइक्लिक कंपाउंड को दो भाग में क्लासीफाई कर रहे हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को दो भाग में क्लासीफाई कर रहे हैं। तो देखो होमोसाइक्लिक को जो है दो भाग क्लासीफाई किया, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड मतलब जो साइक्लिक रहेगा और कार्बन से बना रहेगा।
ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से। और एक जो है हम लोग करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, होमोसाइक्लिक को दो भाग में क्लासिफाई किए, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखो एलोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, जैसे इसका एग्जांपल ले लो, जैसे ये एग्जांपल है ना, दोनों लगभग ऑलमोस्ट सेम ही हो जाता है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन से बनाना चाहिए और एलिफेटिक रहना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं हम लोग द कंपाउंड विच इज रिलेटेड विथ बेंजीन, जो बेंजीन से रिलेटेड स्ट्रक्चर रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड को भी हम लोग जो है दो भाग में क्लासिफाई करते हैं, एक बेंजीनोइड कंपाउंड और एक नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड को दो भाग में क्लासिफाई किए, एक बेंजीनोइड कंपाउंड और एक नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। ठीक है, तो अब देखो बेंजीनोइड कंपाउंड क्या होगा और नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड क्या होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों जो बेंजीनोइड होता है, यानी देखो ये स्ट्रक्चर जो है हम लोग का ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो है बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो मतलब ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो बेंजीन को रिसेंबल्स कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंजीनोइड कंपाउंड। जैसे बेंजीनोइड का कुछ एग्जांपल देखो यहाँ पे, तो देखो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं नेप्थलीन। अगर दो बेंजीन रिंग एक साथ है तो इसको बोलते हैं नेप्थलीन। तो ये जो है एक बेंजीनोइड कंपाउंड है। ठीक है, इसी तरह से जैसे मान लो अगर तीन बेंजीन रिंग एक साथ ले रहे हैं तो इसको बोलते हैं एंथ्रेसीन। एंथ्रेसीन नेप्थलीन। ठीक है, तो ये सारा कौन सा कंपाउंड है, बेंजीनोइड कंपाउंड। या फिर इसी में जैसे इस तरह का ले लो NH2, इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। अगर बेंजीन पे के ऊपर में या कहीं भी NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनिलीन। इसी तरह से फिनॉल, बहुत सारा। अब देखो नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड यहाँ जो लिखे हैं नॉन बेंजीनोइड। नॉन बेंजीनोइड हम लोग बोलते हैं जो बेंजीन से नहीं रिलेटेड है। ठीक है, द कंपाउंड विच इज नॉट रिलेटेड विथ बेंजीन, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। जैसे इसमें दो कंपाउंड है ट्रोपोलोन। ठीक है, ट्रोपोलोन जो है एक नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड है। तो देखो बच्चों इसमें जो हम लोग सेकेंड क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पहला क्लासिफिकेशन हम लोग देखें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें कि ओपन चेन, एलिफेटिक, एसाइक्लिक था, और दूसरा जो था जो कि क्लोज चेन था। ठीक है, तो ओपन चेन में हम लोग देखें सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड का, और उसके बाद जो है जो क्लोज चेन था उसमें होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक का देखें। तो जो अब जो नेक्स्ट देख रहे हैं इसमें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप
के बेसिस पे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो देखो जो हम लोग थोड़ा सा जैसे 10th में भी पढ़े हुए हैं, जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो किसी भी कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जो है कोई भी कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। यानी कि मान लो अगर दो या दो से अधिक कंपाउंड दिया गया है और सब में जो है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, किसी में कार्बोक्सिलिक एसिड है, किसी में एल्डिहाइड है, कीटोन है, एमीन है, अमाइड है, कोई भी है, एनहाइड्राइड एस्टर कोई भी, तो यानी कि सब कंपाउंड का जो है प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी अलग शो करेगा। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं जितना ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो उसका जो है प्रॉपर्टी भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी जितना ही फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे तो वो सारा का सारा सब का क्या करेगा, एक तरह से केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो देखो जो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो है, तो ये फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और groups of atoms which decides the chemical properties and differ by CH2 unit is known as functional group। तो देखो a functional group is an atom or group of atom which decides the chemical property and differ by CH2 unit is known as functional group। मतलब कोई भी ऐसा एटम और ग्रुप ऑफ एटम जिसमें कि CH2 यूनिट का क्या डिफरेंस हो और केमिकल प्रॉपर्टी उसका सेम रहेगा, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखो functional group is an atom or group of atom which decides the chemical property and differ नहीं and a functional group is an atom or group of atom which decides the chemical property of a given compounds। वो होमोलॉग से लिखा हो गया था। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप या एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन कंपाउंड। कोई भी एक गिवन कंपाउंड है उसमें अगर अलग अलग तरह का फंक्शनल ग्रुप है तो वो जो है उसका केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा। ठीक है, तो अब देखो हम एक सीरीज बना रहे हैं फंक्शनल ग्रुप का, तो जिसमें कि हम लोग सबसे पहले लिखेंगे C डबल बॉन्ड OH और इसको शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन C डबल बॉन्ड OH बोलते हैं, और ये जो है हम लोग का होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से C डबल बॉन्ड OSH और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं COSH और इसको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट में हम लोग का क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और ऑक्सीजन के जगह पर क्या आ गया यहाँ सल्फर, इसको हम लोग बोलते हैं तो देखो बच्चों C डबल बॉन्ड OH इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी तरह C डबल बॉन्ड OSH इसको हम लोग बोलते हैं थायोकार्बोक्सिलिक एसिड। थायोकार्बोक्सिलिक एसिड, थायो मतलब सल्फर, इसी तरह से
सी डबल बॉन्ड OSEH, और इसको हम लोग लिखते हैं COSEH, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं Sc मतलब सिलिकॉन, इसको हम लोग बोलते हैं सेलेनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड S है तो थायो कार्बोक्सिलिक एसिड, और Sc तो सेलेनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो SO3H है तो इसको हम लोग बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, SO3H यानी कि सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो नेक्स्ट और हम लिख रहे हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप्स का नाम। और इसी तरह से अगर मान लो SOH यानी SO2H है, ठीक है। SO2H है तो इसको हम लोग बोलते हैं, अभी SO3 को क्या बोले थे, सल्फोनिक एसिड, और SO2 को हम लोग बोलते हैं सल्फेनिक एसिड, ठीक है। SO3 रहेगा तो उसको सल्फोनिक बोलेंगे, अगर SO2H है तो ई लगाएंगे, सल्फेनिक एसिड, ठीक है। इसी तरह से जैसे हम लोग का C डबल बॉन्ड OR, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्राइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो C डबल बॉन्ड OR है, R यहाँ पे क्या है, R एक एल्काइल ग्रुप है जो कि अभी थोड़ा देर के बाद सीखने लगेंगे, और C डबल बॉन्ड OR इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर, ठीक है। इसी तरह से अगर C डबल बॉन्ड ONH2 है तो इसको हम लोग बोलते हैं एमाइड, C डबल बॉन्ड ONH2 एमाइड। इसी तरह से यदि मान लो C ट्रिपल बॉन्ड N तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनाइड, या फिर इसका दूसरा नाम भी है नाइट्राइल, ठीक है। इसी तरह से अगर N ट्रिपल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल, ठीक है। SO2H सल्फेनिक एसिड, SO3H सल्फोनिक एसिड, C डबल बॉन्ड OR एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड OR ईस्टर, C डबल बॉन्ड OH2 एमाइड, CN साइनाइड या फिर नाइट्राइल, NC आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल, ठीक है। तो अब देखो जैसे इसमें जो है अब हम लोग का जैसे अगर मान लो कहीं C डबल बॉन्ड OH लिखा हुआ है या फिर इसी को CHO तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH या फिर CHO इसको हम लोग क्या बोलते हैं एल्डिहाइड। इसी तरह से अगर मान लो C डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन, अगर OH लिखा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। इसी तरह से अगर SH लिखा है तो इसको हम लोग बोलते हैं थायो अल्कोहल, अभी SH आया मतलब बोले थे थायो। इसी तरह से अगर मान लो कहीं NH2 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं एमी, SH लिखा हुआ है कहीं एमी, अगर कहीं NO2 है तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो। इसी तरह से अगर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एल्कीन और
एल्काइन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को यानी कि एल्केन एल्काइन हो गया ये। और इसी तरह से अगर मान लो कहीं ROR, दो एल्काइल ग्रुप और बीच में एक ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग बोलते हैं ईथर। ROR, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर। तो ये था हम लोग का कुछ बेसिक फंक्शनल ग्रुप जिसको कि हम लोग को ध्यान में रखना है। अब देखो, अब जिस नेक्स्ट हेडिंग पे हम मूव कर रहे हैं, यह है हम लोग का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, या फिर इसी को डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन नेक्स्ट हेडिंग होगा हम लोग का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, जिसको कि हम लोग DU से डिनोट करते हैं, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जिसको कि हम लोग DBE, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, मतलब IHD, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन DU, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी IHD, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE, ठीक है। तो देखो ये होता क्या है, जैसे मान लो सपोज करो कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। कोई तुमको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है और उसको पूछेगा बताओ तो इसका DU कितना होगा, ठीक है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है और उसका पूछेगा जो DU बताइए कितना होगा। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें जो है हम लोग N मोल ऑफ H2 को ऐड करते हैं, और N मोल H2 को ऐड करने के बाद जो है इसको हम एक ओपन चेन सेचुरेटेड कंपाउंड्स, कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है और उसमें हम लोग N मोल H2 ऐड करके ओपन चेन सेचुरेटेड, ठीक है, में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो जो उसके DU को बताएगा। समझ बात आ रही है कि नहीं? तो उसकी क्या चीज बताएगा, DU को। जैसे देखो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, अब जो है ये एक एल्कीन दिया गया है और इसको जो है डबल बॉन्ड एल्कीन होगा, इसको जो है DU बताना है, इसका DU कितना होगा। तो देखो DU के लिए सबसे पहले तो ओपन चेन तो ऑलरेडी है और इसका सेचुरेटेड बना है, डबल बॉन्ड है तो अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड है यानी इसको क्या करना पड़ेगा, सेचुरेट करना पड़ेगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड। तो इसमें मान लो हम H2 ऐड किए, ठीक है। तो देखो H2 ऐड किए तो ये यहाँ से CH3 CH2, ठीक है। अब देखो इस कार्बन पे जो है एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इसका यहाँ पे जोड़ेंगे और एक लास्ट टर्मिनल पे जोड़ेंगे, तो एक हाइड्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, फिर सिंगल बॉन्ड, दो हाइड्रोजन इस पे पहले से है, एक हाइड्रोजन इसका जोड़ दिया, यानी कि कितना हाइड्रोजन जोड़े, दो हाइड्रोजन जोड़े, और वही N मोल ऑफ H2, मतलब एक बार अगर दो हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो उसके लिए DU कितना हो जाएगा, 1। बात समझ आ रही है? जितना हाइड्रोजन जोड़े हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे, तो वो उसका क्या हो जाएगा, अगर दो हाइड्रोजन जोड़े हैं तो 1 मोल हो रहा है, अगर यही अगर मान लो 4 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो N बराबर 2, मतलब DU कितना होगा, 2 होगा। इसी तरह अगर मान लो 6 हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं तो DU उस समय कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लो ये क्या हो गया, एक एल्कीन का, मान लो हम एक एल्काइन का देख रहे हैं, ठीक है। मान लो हम एक एल्काइन का एग्जांपल ले रहे हैं,
जैसे मान लो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है और इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन। अब देखो जैसे ये तो ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि अनसेचुरेटेड है, और अभी हम लोग देखे थे डिफाइन में जो उसको सेचुरेट करना है, तो सेचुरेट करना है मतलब ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में लाना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जैसे ये हाइड्रोजन हो गया, सेचुरेट करेंगे यानी सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड कर दिए। ठीक है, अब इसको हाइड्रोजन, इसका वैलेंसी कार्बन का किस चीज सेटिस्फाई करेंगे, हाइड्रोजन से, तो यानी कि एक हाइड्रोजन हमको यहाँ देना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, मतलब एक एक कार्बन पे जो है 2 हाइड्रोजन आ रहा है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन मतलब n बराबर 1, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन मतलब n बराबर 1, तो मतलब यहाँ n बराबर टोटल कितना हो गया 2, क्योंकि इस पे भी 2 हाइड्रोजन और इस पे भी 2 हाइड्रोजन, तो इसीलिए इसका डी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यानी ये चीज़ हम लोग यहाँ से कंक्लूड किया। अगर एल्कीन यानी डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगा और एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे मान लो हम एक बेंजीन का निकाल के देखते हैं, बेंजीन का जो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा। ठीक है, बेंजीन है, वैसे इसका हम डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, बेंजीन का जो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे डबल बॉन्ड के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता था 1, और इसमें टोटल डबल बॉन्ड कितना 3 है, 3 डबल बॉन्ड है, तो मतलब n वाला का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और ये क्लोज्ड रिंग है तो इसको ओपन करना था उसमें 1 लगेगा, यानी कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो हम निकालते हैं। तो देखो जब यहाँ पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज करेंगे तो एक डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे ऐड किया तो ये हाइड्रोजन यहाँ का और यहाँ पे ऐड हो गया, डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से जैसे मान लो एक हाइड्रोजन और ऐड किया तो फिर मान लो ये डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन ऐड किया तो ये जो है डबल बॉन्ड फिर किस में चले जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। तो देखो अभी तक जो है ये अनसेचुरेट से सेचुरेट हुआ लेकिन ओपन चेन नहीं हुआ। ओपन चेन के लिए भी जो है 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका ओपन चेन को जो क्लोज चेन को ओपन कर दे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी यहाँ पर कितना हो गया 3 हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि एक 2 हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन पहले से एक हाइड्रोजन जोड़े थे, इसके लिए यानी कि डी यू कितना हो गया 4, 1 2 3 और 4, यानी कि बेंजीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है, या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4। ठीक है, तो ये था मान लो ये फर्स्ट मेथड है और इसका बहुत सारा मेथड है निकालने का, 3-4 मेथड देखेंगे। अब देखो इसका जो सेकेंड मेथड है डी यू निकालने का, डी यू बराबर हम लोग निकालते हैं रिंग प्लस पाई बॉन्ड, डी यू इक्वल टू रिंग प्लस पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड हम लोग देखे थे जो सिंगल बॉन्ड था उसमें 0 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ये दिया गया है, या फिर जैसे मान लो ये दिया गया है। अब इसका डी यू निकालेंगे तो रिंग प्लस पाई बॉन्ड, तो रिंग कितना है टोटल 1 और पाई बॉन्ड अभी बताया एक डबल बॉन्ड में 1 पाई यहाँ पे और 1 पाई यहाँ पे, तो 2 पाई हो गया, और रिंग हो गया 1 और पाई बॉन्ड कितना 2, यानी कि इसका डी यू कितना हो गया 3। इसी तरह से जब इसका डी यू निकालेंगे तो 1 रिंग और पाई बॉन्ड कितना 1, इसका डी यू कितना 2। इसी तरह बेंजीन का निकालेंगे 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड और रिंग 1, ये कितना हो गया 4। ठीक है, अभी इससे भी देखे थे पिछले वाले फॉर्मूला से जो डी यू जो था बेंजीन का कितना था 4 था। ठीक है,
तो ये हो गया हम लोग का, ये सेकेंड मेथड भी है। तो मतलब इसका ये जो है मतलब क्लोज चेन के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है, ये जो है क्लोज चेन के लिए एप्लीकेबल होगा। अब देखो इसके अलावा भी और सारा मेथड है, जैसे मान लो डी का एक और फॉर्मूला है, जैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2C + 2 + n + p - h - x डिवाइडेड बाय 2। du = 2C + 2 n + p - h - x by 2। C नंबर ऑफ कार्बन एटम, n नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, p नंबर ऑफ फॉस्फोरस, ये हाइड्रोजन और ये हेलोजन, ठीक है। C जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, n जो है ये नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, p जो है आपका नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स, h जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और x जो है नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। हेलोजन आपका कोई भी हो सकता है, हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस तरह से जो भी कंपाउंड दिया रहेगा उसमें जनरली ये फॉर्मूला लगा करके हम लोग जो है डी को फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल हम ले लें, ठीक है। अब देखो इसका डी निकालना है, तो इसका जब डी निकालेंगे तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, तो 2 × 3 कितना हो गया 6 प्लस 2, नाइट्रोजन एटम 0 है, फॉस्फोरस 0 है और हाइड्रोजन जो है 3 3 6 और 1 7 है। और फिर हेलोजन एटम कितना है 1 है, हेलोजन क्लोरीन डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखो इसका 8 -8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 डिवाइड बाय 2 तो 0। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है 0 है। तो ये सिंपली फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद रखेंगे और क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का मेथड। तो देखो इसमें नेक्स्ट हेडिंग है होमोलोगस सीरीज, ठीक है, होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, इस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, इस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, series of compound having same functional group but differ by CH2 unit। इस सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफर बाय CH2 यूनिट, मतलब एक ऐसा सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप क्या जो अभी लिखे थे हम, वो सारा का सारा सेम रहना चाहिए और CH2 यूनिट से उसमें डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। तो देखो और जैसे इसका कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं, इट इज डिफर बाय 14 यूनिट ऑफ मास। CH2 एक कार्बन का मास कितना 12 और हाइड्रोजन का 2, यानी मास कितना से डिफर करेगा, इट इज डिफर बाय 14 यूनिट ऑफ मास, ठीक है। और देखो इसमें, अब देखो इसमें जो है फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा सेम होगा। तो लिखेंगे इसमें मेजॉरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, आर सेम। ज़्यादा से ज़्यादा जो है केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा सेम होगा। लेकिन देखो इसका जो है जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या फिर सॉल्युबिलिटी, ये जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है।
फिजिकल प्रॉपर्टी इज different like melting point, boiling point and solubility। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट होगा, लेकिन जो है केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो है फंक्शनल ग्रुप सेम है। ठीक है, तो देखो हमको आइडेंटिफाई करना है जो है कोई भी सीरीज ऑफ कंपाउंड वो होमोलॉगस सीरीज है या नहीं। तो सबसे पहला कंडीशन ये होगा कि फंक्शनल ग्रुप देखेंगे सेम है और CH2 यूनिट से डिफर करेगा। तो ये हो गया कंडीशंस रिक्वायर्ड टू शो होमोलॉगस सीरीज। जैसे देखो इसका कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो CH3 CH2O CH3 और एक ले लिए CH3 CH2 CH2O और CH3। तो ये क्या होगा? होमोलॉगस होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से ये सेम 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 और ये ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप ईथर और ये CH2 से डिफर कर रहा है, तो ये क्या होगा? होमोलॉगस हो जाएगा। इसी तरह से जैसे मान लो CH3OH और CH3 CH2OH, तो ये क्या होगा? एक दूसरे का होमोलॉगस होगा। यहाँ CH3 है CH3 है, फंक्शनल ग्रुप OH सेम है और यहाँ पर जो है ये आपका CH2 यूनिट से डिफर कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप ये जो है सारा का सारा होमोलॉगस हो जाएगा। और एक टर्म इसमें और आता है होमोलॉग्स टू ईच अदर। अगर दो सक्सेसिव लगातार ले रहे हैं सीरीज ऑफ कंपाउंड होमोलॉगस सीरीज का, तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोलॉग्स टू ईच अदर। ये दोनों कंपाउंड को बोलेंगे होमोलॉग्स टू ईच अदर, ये भी जो है होमोलॉग्स टू ईच अदर। समझ में आया? यानी कि दो लगातार मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज को हम लोग बोलते हैं दीज कंपाउंड्स आर होमोलॉग्स टू ईच अदर। ठीक है, कोई भी दो कंटिन्यूअस होमोलॉगस सीरीज का कंपाउंड ले लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? आर दीज कंपाउंड्स आर द होमोलॉग्स टू ईच अदर। तो ये था हम लोग का नोमेनक्लेचर के स्टार्टिंग करने से थोड़ा सा कुछ बेसिक, क्योंकि हम लोग का इस वीडियो का जो है थर्ड वीडियो लेक्चर होने वाला है, जिसमें कि हम लोग IPSC नोमेनक्लेचर चालू करेंगे। ठीक है।